नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करते हैं इतिहास की विस्तृत श्रृंखला और हर टॉपिक को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। मैं जो भी टॉपिक आपको बताऊंगा उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। सबसे पहले मैंने शुरू किया है प्राचीन भारत का इतिहास, एक क्रमबद्ध श्रृंखला मैंने बनाई है और प्राचीन भारत के इतिहास में टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं, मेरे साथ लिखना शुरू कर दें। देखिए चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों, पहले माना जाता था कि जो सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता जो थी वो वैदिक कालीन सभ्यता थी। शुरुआत में कोई खुदाई नहीं हुई, कोई प्रमाण नहीं मिले, लेकिन जब खुदाई हुई और साक्ष्य मिले तो पता चला भारतीय सभ्यता वैदिक काल से न होकर उससे भी पुरानी है। और कितनी पुरानी है? लमसम 3000 साल पुरानी है। तभी तो आपने देखा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय जो है वो प्रमाणिक समय माना गया है 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। ये सभ्यता आई कैसे? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। कराची में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और रेलवे लाइन बिछाने के दौरान क्या हुआ कि खुदाई हुई भाई। तो जब खुदाई हुई तो पता चला कि जमीन के भीतर पूरा का पूरा एक शहर बरामद हुआ। और जब शहर बरामद हुआ तो उसका कार्बन डेटिंग से परीक्षण किया गया और कार्बन डेटिंग से जब परीक्षण किया गया तो पता चला ये सभ्यता तो काफी पुरानी है। और भारतीय संस्कृति को भी ये मालूम पड़ा कि भैया हमारी सभ्यता वैदिक काल से भी पुरानी है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो आयु का निर्धारण किया गया है वो कार्बन परीक्षण के द्वारा किया गया है। एक बात मैं और बता दूं, कार्बन डेटिंग के द्वारा 50,000 वर्ष पुरानी तक की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। इससे अधिक पुरानी वस्तु का अगर आपको पता लगाना है तो यूरेनियम परीक्षण किया जाता है। तो भैया कार्बन परीक्षण किया और परीक्षण करने पर पता चला कि सभ्यता काफी पुरानी है। देखिए भाई क्या था इस सभ्यता के बारे में। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, भारत में क्या होता है, जो पुरातत्व स्थल होते हैं उनकी खुदाई का काम कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो होता है अपने यहाँ, वो खुदाई का काम करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे भैया? अलेक्जेंडर कनिंघम। और आपको मैं बता दूं, पुरातत्व विभाग की नींव रखी थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन आप जानते हैं जिसने बंगाल का विभाजन किया था। इसके बाद क्या हुआ कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने बताया था कि पाकिस्तान में एक शहर है जो जमीन के भीतर दबा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था भाई? चार्ल्स मैसन ने बताया था। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में वहां खुदाई शुरू हुई और खुदाई में दो व्यक्तियों ने सहयोग किया। एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। उन दोनों लोगों ने खुदाई करना शुरू की और जब खुदाई की तो अचंभित रह गए, पूरा का पूरा एक शहर बरामद हुआ। तो एक बात मैं बता दूं, जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। अब जरा हम इसके नाम के बारे में देखते हैं, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। साथियों, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इस वजह से पड़ा कि ये जो स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए थे। अधिकांशतः स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 1400 स्थल प्राप्त हो चुके हैं और 1400 स्थल में लगभग 80% स्थल यानी 1100 स्थल ऐसे हैं इस सभ्यता के जो सिंधु और गंगा नदी के बीच में प्राप्त हुए हैं। भाई शुरुआत में जब खुदाई हुई तो इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। बाद में 1947 के बाद जब खुदाई हुई तो इसके सर्वाधिक स्थल सिंधु और गंगा के बीच प्राप्त हुए। सिंधु और गंगा के बीच में ही एक नदी बहती थी, सरस्वती नदी। अब तो साथियों सदी नदी लुप्त हो चुकी है। एक नदी बहती थी सरस्वती नदी। तो अधिकांशतः स्थल तो सरस्वती नदी के बाद प्राप्त हुए। तो आधुनिक समय में इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, किताबों में वर्णित भी है। क्यों? क्योंकि पहले जो ज्ञात नहीं था, 1947 से पहले तो ये पता चलता था भाई कि सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं।
1947 के बाद पता चला कि अधिकांशतः स्थल जो खुदाई में प्राप्त हुए वो तो सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। सरस्वती नदी को घग्गर नदी भी कहा गया है, घग्गर नदी, याद रखना भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में इसको घग्गर नदी भी कहते हैं। तो इस सभ्यता को अगर हम सरस्वती सभ्यता भी कह दें तो कोई बुराई नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों पड़ा? साथियों, इसमें क्या होता था, जब खुदाई हुई तो कांस्य एक स्थल प्राप्त हुआ था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो। तो जब मोहनजोदड़ो स्थल प्राप्त हुआ तो वहां खुदाई हुई और खुदाई के दौरान पता चला वहां से एक मूर्ति प्राप्त हुई जो थी कांसे की बनी। और किसकी मूर्ति थी? नर्तकी की मूर्ति थी जो कांसे की बनी थी। कांसा आप जानते हैं, कांपर और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे वहां के लोग, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग कांसा से परिचित थे लेकिन लोहा से अपरिचित थे। लोहा की कोई ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हुई, इस वजह से इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था लेकिन कांसे का ज्ञान था। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सभ्यता का नाम प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों पड़ा? देखिए साथियों, यहाँ पर जब खुदाई हुई तो आप ताज्जुब मानेंगे, जमीन के भीतर से जो शहर प्राप्त हुए उनमें जो ईंटें थीं वो पक्की थीं। इन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। साथ में जो सड़कें थीं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जैसे आधुनिक समय में आपने देखा होगा हमारे मोहल्ले में क्या होता है, अपने शहर में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यूं चौराहे बने हुए थे, अच्छे खूबसूरत से चौराहे थे। तो सड़कें कहां पर काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें समानांतर थी। समानांतर का मतलब है जिस तरीके से इस समय सड़कें बने हुई हैं। तो इस वजह से घरों में दरवाजे थे, खिड़कियां थी, घर से कुएं प्राप्त हुए और वाकायदा एक विकसित नगर बसता था। एक तरफ बस्ती होती थी, एक तरफ व्यापारिक मार्ग होते थे, एक तरफ व्यापारिक बस्तियां होती थी। इस वजह से इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। जैसे आज की डेट में हम लोग रहते हैं तैसे वहां के लोग रहते थे। आगे की बात, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता इस वजह से पड़ा कि जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हुई तो दयाराम साहनी भाई खुदाई करने पहुंचे। तो जब खुदाई करने पहुंचे तो एक खुदाई हुई थी 1921 में, और 1921 में रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर पहला स्थल हड़प्पा प्राप्त हुआ था। उस स्थल का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्लियर हो गया भाई? पहला स्थल कौन सा प्राप्त हुआ? हड़प्पा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब एक बात और समझ लीजिए, इस सभ्यता का समय कितना है? 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। अब थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके स्थलों का वर्णन करते हैं। यह सभ्यता साथियों मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता का मतलब यह हुआ कि इस सभ्यता के लोग देवी की उपासना करते थे। अधिकांशतः जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो देवियों की प्राप्त हुई हैं, ना कि देवताओं की। इसलिए सभ्यता को बोला जाता है मात्र सत्तात्मक सभ्यता। कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई? जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो एक उर्वरता की देवी प्राप्त हुई, एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। उस मूर्ति में क्या था कि उस जो महिला थी उस महिला के नाभि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया दिया। इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग देवी की उपासना ज्यादा करते थे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई? वेरी गुड। ये सभ्यता कैसी थी भैया? देवी की उपासना करते थे। एक बात और है, इस सभ्यता के निवासियों पर बहुत चर्चा होती है। इस सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? तमाम हुई, कोई कहता था भूमध्य सागरीय है, कोई कहता है यहाँ की सभ्यता के लोग द्रविड़ निवासी थे। तो प्रमाणिक तौर पर यह माना गया इस सभ्यता के लोग द्रविड़ निवासी थे। मुख्य रूप से कहां के निवासी थे? द्रविड़ निवासी थे। साथियों एक बात और मैं बता दूं, यह सभ्यता इराक, जानते हैं आप, जिसकी राजधानी बगदाद है, इराक में एक जगह पड़ती है मेसोपोटामिया। यह सभ्यता इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी
वो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसलिए क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी? इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। ठीक भाई, अब मैं अंतर बता दूं, दोनों सभ्यताएं अलग अलग थी। यहाँ के निवासी अलग थे, यहाँ के निवासी अलग थे। सिंधु घाटी सभ्यता का रहन सहन अलग था, यहाँ का रहन सहन अलग था। कैसे अलग था? सिंधु घाटी सभ्यता से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो कैसी थी? पक्की ईंटें थी। लेकिन इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता जो दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई, वहां से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो भैया कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं, कच्ची ईंटें। एक बात और समझ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ, केवल मूर्तियां प्राप्त होती रहीं। जबकि इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिर होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम साथियों कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन तो थी, लेकिन एक हो कि दोनों एक ही थी सभ्यताएं, तो साथियों दोनों सभ्यताएं अलग अलग थीं। इस बात को आप बखूबी समझ लें। इसके बाद हम और बात करते हैं, नोट करते रहना। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था? लिपि जो थी साथियों, लिपि, उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब ये हुआ कि उसकी लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। पता नहीं भैया क्या लिख के चले गए, कहीं कमल का फूल बना दिया, कहीं टेढ़ा मेढ़ा अक्षर बना दिया। इसलिए यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अगर लिपि पढ़ लेते तो साथियों ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता। तो भाई ठीक, साथ में यहाँ पर जो व्यापार होता था उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय माने होता है आदान प्रदान करना। वहां के लोग क्या करते थे, जब व्यापार करते थे तो अपनी एक वस्तु दे दी तो बदले में उसने ही कोई दूसरी वस्तु ले ली। जैसे हमने गेहूं दे दिया तो उसी की कीमत के हमने मान लिए चावल खरीद लिए। एक बात और समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो भैया मेरे सेल खड़ी की बनी थी। किसकी बनी थी? सेल खड़ी की बनी थी। और इन्होंने क्या किया था? मोहरें बनाने में लाल रंग का ज्यादा प्रयोग किया है। किस रंग का? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा खेल खेलते थे? तो वहां पर पासा खेला जाता था। पासा, चौपड़, लूडो टाइप का वहां पर खेल होता था। क्लियर है भाई? लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। व्यापार कैसे करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। मोहरें कौन सी थी? सेल खड़ी की बनी थी। ये सब क्वेश्चन आते हैं। और खेल कौन सा खेलते थे? पासे का खेलते थे। अब आगे की बात सुनो। सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास बात और ये है कि ज्यादातर स्थल क्या हुआ? नदियों के किनारे प्राप्त हुए। नदियों के किनारे इस वजह से प्राप्त हुए कि भैया पानी की व्यवस्था बनी रहे और चीजों की व्यवस्था बनी रहे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बात और समझ लें, यहां पर नाव प्राप्त हुई थी। एक स्थल प्राप्त हुआ तो लोथल, गुजरात। तो गुजरात में जब खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ पर नाव के अवशेष प्राप्त हुए। अगर नाव के अवशेष प्राप्त हुए होंगे तो नाव भैया किस काम में आती? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो इससे सिद्ध होता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे, ईरान से व्यापार करते थे। और किन किन चीजों का व्यापार करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो टिन का व्यापार करते थे ईरान के साथ। किसका? टिन का व्यापार अपना बेचते थे भैया। और एक घोड़ा है जिसका नाम है अस्थियल घोड़ा। और अस्थियल घोड़ा का व्यापार करते थे मध्य एशिया के साथ। मध्य एशिया में अपना अस्थियल घोड़ा बेचते थे। क्लियर है भाई? मध्य एशिया के साथ अस्थियल घोड़ा का व्यापार करते थे। हटा दें भाई? ओके। अब आगे हम देखते हैं और क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता में खास बातें हैं। खास बात ये और रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता की कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कब प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं 1947 के बाद। 1947 के बाद सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए, उससे पहले तो कम प्राप्त हुए। तभी तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे ना होकर सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर हो गया भैया? एक बात और समझ लीजिए, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो वाणिक वर्ग के हाथ में थी। वाणिक वर्ग जानते हैं? बनिया वर्ग।
वाणिक वर्ग का मतलब ये हुआ बनिया वर्ग, यानी जो व्यापारी थे, जो पैसे वाले लोग थे, वहां उन लोगों के हाथ में थी। अब हम बात करते हैं इनके अंत्येष्टि की। लोग मर जाते तो क्या करते थे? जब लोग मर जाते थे तो यहाँ पर दो प्रकार से अंतिम संस्कार होता था। पहला तरीका तो ये था कि भैया दफना दो, और एक तरीका ये था कि जलाना। हड़प्पा में क्या होता था, यहाँ का एक स्थल प्रातु हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या करते थे नगर में कि लोग शवों को दफना देते थे, और मोहनजोदड़ो में क्या होता था, शवों को जलाया जाता था। क्या होता था? शवों को जलाया जाता था। ठीक भाई, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, शवों को दफनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में एक बात और प्राप्त हुई, सूती कपड़ा प्राप्त हुआ था। कौन सा भैया? सूती कपड़ा। तो जब सूती कपड़ा प्राप्त हुआ, और सूती कपड़ा प्राप्त कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, तो वहां से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। इस वजह से कहा जाता है कि कपास की खेती की परंपरा जो है वो कहां से प्रारंभ हुई? सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ हुई थी, और कहीं से प्रारंभ नहीं हुई थी। क्लियर हो गया भाई? सूती कपड़ा प्राप्त हुआ, अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई, और उस आधार पर लिखा गया कि भैया लिपस्टिक प्राप्त हुई। हाँ, सत्य बात है भाई, लिपस्टिक प्राप्त हुआ, कंगा प्राप्त हुआ, कंगी प्राप्त हुई, और इस आधार पर अनुमान लगा लगा कर सभी स्थलों के बारे में लिखा गया। हटा दे भाई, ठीक है। अब हम एक एक स्थल के बारे में ध्यान से समझते हैं। कुछ करो। अब भैया सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल के बारे में समझ लो। सबसे पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल। सबसे पूर्वी स्थल अगर पूछा जाए तो वो स्थल का नाम है आलमगीर। क्या नाम है भैया? आलमगीर। अरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी इस समय मान लीजिए कलयुगीन सभ्यता चल रही है। अब कलयुग के बहुत से स्थल हैं, भारत है, पाकिस्तान है, सबसे बड़ा कलयुग है, नेपाल है, ये सब स्थल हैं। उसी दौरान बहुत से स्थल प्राप्त हुए, 1400 शहर प्राप्त हुए हैं भाई। अभी और छुपे होंगे, जब खुदाई होगी तब पता चलेगा। तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा प्राप्त हुआ था? आलमगीर। आलमगीर कहाँ पड़ता भैया? मेरठ में। और किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी स्थल प्राप्त हुआ था सुदका गैंडोर। कौन सा? सुदका गैंडोर। और एक किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे उत्तरी स्थल प्राप्त हुआ है मांडा, और ये कहाँ स्थित है? जम्मू। जम्मू वैसे भी उत्तर में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी स्थल अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है जिसका नाम है दैमाबाद, और जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो याद रखना, पूर्वी स्थल आलमगीर, हिंडन नदी के किनारे मेरठ, पश्चिमी स्थल सुदका गैंडोर दास्क नदी के किनारे, उत्तरी स्थल जम्मू मांडा नदी के किनारे पर, और दक्षिणी स्थल दक्षिणी दासे दैमाबाद महाराष्ट्र के पर प्राप्त हुआ है। अब आगे की कहानी सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि ज्यादातर हिस्से दो भागों में विभाजित थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक भाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल थे वो दो भागों में विभाजित थे। एक का नाम था पूर्वी टीला, एक का नाम था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला में क्या होता था कि लोग रहते थे, यानी आवास बने थे। आवास का मतलब यह है कि यहाँ पर व्यापारी थे और कृषक थे, और जो भी लोग थे वहां रहते थे। पश्चिमी टीला में क्या होता था? एक रक्षा प्राचीर बनी थी। रक्षा प्राचीर का मतलब ये था कि दीवार खड़ी कर देते थे पश्चिम की तरफ, ताकि क्या हो कि भैया कोई आक्रमण हो, कोई हमला हो तो बचा जा सके। तो ज्यादातर नगर जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो दो हिस्सों में विभाजित थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला आवास और पश्चिमी टीला में क्या होता था? रक्षा प्राचीर बनी होती थी। अब एक बात और बताऊं, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल प्राप्त हुआ, धौलावीरा पड़ता है भैया गुजरात में, कि जो दो भागों की बजाय 3 भागों में विभाजित था। इस बात को याद रखना। कितने भागों में विभाजित था?
3 भागों में विभाजित था। समझ गए भाई, धौलावीरा एक ऐसा स्थल प्राप्त हुआ है जो 3 भागों में विभाजित था। अब साथियों नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में मैं सभी स्थलों के बारे में विस्तृत वर्णन करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।